सोचो एक ऐसी जगह जहां सिनेमा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना कोई फिल्म इंडस्ट्री, ना कोई एक्टर्स, ना कोई कैमरा सेटअप और ना ही कोई ऑडियंस जो थिएटर में जाकर फिल्म देखे। और फिर वहां से एक आदमी उठता है जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरी एक इंडस्ट्री बनाने का सपना देखता है। ये कहानी है असमिया फिल्म इंडस्ट्री की। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आज भी अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रही है, लेकिन जिसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग थी कि बिना किसी सपोर्ट के भी ये खड़ी हो गई। इसके पहले हमने कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, नेपाली, बंगाली के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री पर एक डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज उनको भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। एनीवे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असामीज फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। इसकी शुरुआत कैसे और किसने की, कैसे ये इंडस्ट्री आने वाले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा की टॉप इंडस्ट्रीज में गिनी जाएगी। इसके अलावा असामीज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद इसके पहले आपने नहीं तो कहीं पर सुने होंगे और ना ही किसी ने आपको बताएंगे होंगे। तो प्लीज बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और हाँ, अगर आप असामीज सिनेमा से वेरी क्लोज्ड हो तो प्लीज भाइयों इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बिकॉज काफी मेहनत लगी है इस वीडियो में। तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना ताकि फ्यूचर में इस इंडस्ट्री के स्टार्स पर भी वीडियो बनाने के हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। और स्पेशल थैंक्स टू ऑडियो ऑडियंस जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और उस वीडियो को 1 लाख प्लस व्यूज तक पहुंचाया। आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर देना कंपलसरी है, प्लीज देकर जाना। एनीवे, बहुत कर ली इधर उधर की बात। अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट एन एक्साइटिंग वीडियो ऑन रेडर फ्लिक चैनल। ईयर था 1935। इंडिया अभी ब्रिटिश रूल के अंडर था और सिनेमा अपने अर्ली एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहा था। लेकिन असम उस टाइम इस दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड था। तब एंटर होते हैं ज्योति प्रसाद अग्रवाला। अगर असमिया सिनेमा एक पेड़ है तो उसका बीज यही इंसान था। ज्योति प्रसाद सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, वो एक कवि, नाटककार, फ्रीडम फाइटर और एक विजनरी थे जिन्हें सिर्फ फिल्म बनाना नहीं था बल्कि असम की कल्चर, हिस्ट्री और आइडेंटिटी को स्क्रीन पर लाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि असम में कुछ भी नहीं था, ना स्टूडियो, ना कैमरा इक्विपमेंट, ना ट्रेन्ड एक्टर्स और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिमाग में सिनेमा नाम की चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसलिए ज्योति प्रसाद ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो जर्मनी चले गए फिल्म मेकिंग सीखने के लिए। सोचो, उस टाइम जब इंडिया में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, एक इंसान यूरोप जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अपने स्टेट में सिनेमा ला सके। वापस आकर उन्होंने असम में ही एक मेक शिफ्ट स्टूडियो बनाया, चित्रबन स्टूडियो। ये असम का पहला फिल्म स्टूडियो था, लेकिन रियलिटी में ये एक प्रॉपर स्टूडियो नहीं बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ खड़ा किया गया एक ड्रीम सेटअप था। अब बारी आती है एक्टर्स की। उस टाइम एक्टिंग को रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं माना जाता था और स्पेशली विमेन के लिए तो ये ऑलमोस्ट टैबू था। ज्योति प्रसाद को लोगों को कन्विंस करना पड़ा, ट्रेन करना पड़ा, थिएटर आर्टिस्ट को लाना पड़ा और कुछ लोगों को जीरो से सिखाना पड़ा कि कैमरा के सामने एक्ट कैसे करते हैं। और इतनी स्ट्रगल्स के बाद फाइनली रेडी होती है असमिया सिनेमा की पहली फिल्म जॉय मोटी। 1935 में रिलीज हुई ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। स्टोरी थी अहोम किंगडम की एक ब्रेव रानी सती जॉय मोटी की, जिन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए टॉर्चर झेला लेकिन सीक्रेट रिवील नहीं किया। इस फिल्म में सिर्फ स्टोरी नहीं थी, इसमें एक इमोशन था, एक रेजिस्टेंस था जो उस टाइम के फ्रीडम मूवमेंट से भी कनेक्ट करता था। मोर लड़ा चुलिक भाई एक बुझी ना पाए, ही लालू खोला बुढ़ा फुकनर हाथर पुतला। 14 बछरिया एजन कोঁৱৰে राज्य और राज्यটো কি বুঝে? तार नामत बुढ़ा फुकने एने बर अन्याय कार्य करी आसे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। इतनी मेहनत, इतना पैशन, इतना रिस्क लेने के बाद भी जॉय मोटी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। फाइनेंशियल लॉस इतना हैवी था कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो किसी एक फिल्म का रिजल्ट नहीं था। उन्होंने एक दरवाजा खोला, उन्होंने प्रूव कर दिया कि असम में भी सिनेमा बन सकता है और यही एक स्पार्क थी जो आगे चलकर एक इंडस्ट्री बनने वाली थी। 1939 में उन्होंने एक और फिल्म बनाई, इंद्रमालती। लो बजट थी, शॉर्ट थी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा था। ये फिल्म एक साइन थी कि असमिया सिनेमा अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन फिर 1940s का टाइम आता है, वर्ल्ड वॉर 2, फाइनेंशियल क्राइसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से इंडस्ट्री फिर से स्लो डाउन हो जाती है। फिल्म बनाना मुश्किल हो जाता है, फंडिंग मिलना बंद हो जाती है और जो छोटी सी ग्रोथ शुरू हुई थी वो ऑलमोस्ट रुक जाती है। ये फेज असमिया सिनेमा के लिए एक सर्वाइवल टेस्ट था।
जॉयमोटी और इंद्र मालती के बाद असमिया सिनेमा ने एक इनिशियल स्पार्क जरूर पकड़ा, लेकिन 1940s का दौर इस इंडस्ट्री के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते रिसोर्सेज की कमी, फंडिंग का ऑलमोस्ट खत्म हो जाना और इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस ने इस इंडस्ट्री को स्लो कर दिया। एक टाइम ऐसा भी आया जब लगने लगा कि असमिया सिनेमा शायद यहीं रुक जाएगा। लेकिन 1950s के साथ पिक्चर बदलनी शुरू होती है। ये वो फेज था जहां से असमिया सिनेमा ने अपनी कमबैक जर्नी स्टार्ट की और इस रिवाइवल के सेंटर में एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आया, डॉक्टर भूपेन हजारिका। वो सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, बल्कि एक कंप्लीट क्रिएटिव फोर्स थे। म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, सिंगर और एक विजनरी स्टोरी टेलर। उनकी फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उन्होंने सोसाइटी के रियल इश्यूज, असमिया कल्चर और ह्यूमन इमोशंस को डीपली रिप्रेजेंट किया। उन्होंने इंडस्ट्री को एक क्लियर डायरेक्शन दी, मीनिंगफुल और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की। इस रिवाइवल फेज के दौरान और भी फिल्म मेकर्स इंडस्ट्री से जुड़ने लगे। इंडस्ट्री अभी भी छोटी थी, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों का पैशन और कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसी पीरियड में निप बरुआ जैसे फिल्म मेकर्स ने असमिया सिनेमा को एक कमर्शियल एंगल देने की कोशिश की, ताकि फिल्म्स सिर्फ क्रिटिकली अप्रिशिएटेड ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली वायबल भी बन सके। 1960s और 70s के बीच असमिया सिनेमा को एक और मेजर बूस्ट मिला जब भावेंद्र नाथ सैकिया जैसे फिल्म मेकर ने एंट्री ली। उनकी फिल्म्स रियलिस्टिक और ग्राउंडेड होती थी, जिन्होंने मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स जीतकर असमिया सिनेमा को नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाया। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ বহুতখিনি আমাৰ হেৰি আছে। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই 20 বছৰৰ 6খন চিনেমা বনাইছে আৰু প্ৰতিখন চিনেমাই এটলিষ্ট এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে। অগ্নিস্নান, অনিৰ্বাণ, সন্ধ্যাৰাগ আৰু কি আছিলে আৱৰ্তন, চ' গোটেই কেইখনতে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ এটা জেণ্ডাৰ হেৰি এটা তেওঁ আছিলে। ফৰ এক্সাম্পল इसी ट्रेजेक्टरी को आगे बढ़ाते हुए जानू बरुआ ने असमिया सिनेमा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। उनकी फिल्म हलोदिया चोराए बोधन खाई, जो कि रिलीज हुई थी साल 1987 में, और इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल्स में भी असम का नाम एस्टैब्लिश किया। इस दौरान असमिया सिनेमा को कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स भी मिले, जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद ऑडियंस को थिएटर्स तक अट्रैक्ट किया। बिजू फुकन, निपुण गोस्वामी और प्रांजल सैकिया जैसे एक्टर्स ने इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी दी, जबकि एक्ट्रेसेस जैसे मोलोया गोस्वामी और ज़ेरिफा वाहिद ने भी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के साथ अपनी पहचान बनाई। लेटर फेज में जतिन बोरा जैसे स्टार्स ने कमर्शियल स्पेस को और स्ट्रॉन्ग किया। अगर इस पीरियड की इंपॉर्टेंट फिल्मों की बात करें तो 1955 की पियोली फुकन एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट थी, जिसे नेशनल अवार्ड मिला। फिर अगले साल यानी 1956 की एरा बातोर सुर, जो कि डॉक्टर भूपेन हजारिका की फिल्म थी, अपने म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग के लिए आज भी याद की जाती है। इसके अलावा 1961 में आई शकुंतला ने कमर्शियल सक्सेस हासिल करके ऑडियंस बेस को एक्सपैंड किया। फिर हलोदिया चोराए बोधन खाई, जो अप्रॉक्स 10 से 15 लाख के बजट में बनी थी, अपने इम्पैक्ट के जरिए इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर ले गई। इसी तरह 1992 की फायरिंग गोटी ने भी क्रिटिकल एक्लेम और अवार्ड्स के जरिए असमिया सिनेमा की रेपुटेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। 1990s का पीरियड एक ट्रांजिशन फेज था। एक तरफ इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद बॉलीवुड रैपिडली ग्रो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ असमिया सिनेमा अभी भी अपनी स्ट्रगल से फुली बाहर नहीं निकल पाया था। इसी फेज में जतिन बोरा एक गेम चेंजर बनकर सामने आए। उन्होंने असमिया सिनेमा में कमर्शियल एनर्जी और ऑडियंस पुल वापस लाया। उनकी फिल्म हिया दिया निया एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अप्रॉक्स 10 to 15 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 1 to 2 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जो उस टाइम के हिसाब से एक मैसिव सक्सेस था। इस फिल्म ने ये प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे तो रीजनल लैंग्वेज की फिल्म्स भी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल परफॉर्मेंस दे सकती हैं। বন্ধু বন্ধু সেইকাৰণে তুমি মোক সদায় পুতলাৰ নিচিনা নচুৱাই থাকিবা। নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টত তুমি মোক ইউজ কৰিবা। আৰে তুমি কাক বিয়া কৰা নকৰা তাত মোৰ কি আহে যায়? তোমাৰ নিচিনা ছোৱালীৰ কাৰণে বিয়া আছে এইবিলাক ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাৰ দৰে কথা। इस पूरे दौरान इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नीशियंस धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी बजट और डिस्ट्रीब्यूशन ही था। लिमिटेड थिएटर्स, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मार्केटिंग और बॉलीवुड का हेवी डोमिनेंस असमिया सिनेमा के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। फिर भी 1950 से लेकर 2000 तक का ये सफर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। असमिया सिनेमा ने कभी भी गिव अप नहीं किया। हर जनरेशन ने अपने लेवल पर इस इंडस्ट्री को सर्वाइव कराया और आगे बढ़ाया।
2000 के बाद असमिया सिनेमा एक नए क्रॉस रोड पर खड़ा था। एक तरफ हिया दिया निया जैसी ब्लॉकबस्टर ने उम्मीद जगाई थी, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री की असली हालत अब भी सर्वाइवल मोड में ही थी। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स धीरे धीरे बंद हो रहे थे, मल्टीप्लेक्स कल्चर असम में उतना मजबूत नहीं था और सबसे बड़ा खतरा था पायरेसी का। 2000s के शुरुआती दौर में असमिया सिनेमा को सबसे ज्यादा नुकसान इल्लीगल सीडीज और डाउनलोड्स ने पहुंचाया। लोग थिएटर जाने के बजाय घर पर ही फिल्में देखने लगे, जिससे प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान हुआ और नए प्रोजेक्ट्स रुकने लगे। इस मुश्किल समय में जतिन बोरा, रवि शर्मा और जुबीन गर्ग जैसे स्टार्स ने इंडस्ट्री को संभालने की कोशिश की। खास तौर पर जुबीन गर्ग ने म्यूजिक और सिनेमा को मिलाकर यूथ को अट्रैक्ट किया और असमिया फिल्मों में एक मॉडर्न फ्लेवर जोड़ा। लेकिन असली बदलाव 2010 के बाद देखने को मिला। ये वो फेज था जब असमिया सिनेमा ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया, बॉलीवुड को कॉपी करने के बजाय अपनी कहानियां खुद बताने का। यहीं से एंट्री होती है न्यू एज फिल्म मेकर्स की, जैसे रीमा दास, भास्कर हजारिका, उत्पल बोर पुजारी और मंजू बोरा। इन फिल्म मेकर्स ने स्टोरी टेलिंग का पूरा अप्रोच बदल दिया, जहां फोकस रियलाइज्म, लोकल कल्चर और ग्लोबल रिलेटेबिलिटी पर था। इस दौर में विलेज रॉक स्टार्स, आर्मीज, बुलबुल कैन सिंग, लोकल कुंफू, मिशन चाइना और डॉक्टर बेस बरुआ 2 जैसी फिल्मों ने अलग अलग लेवल पर इंडस्ट्री को नई पहचान दी। कुछ फिल्मों ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में नाम कमाया, तो कुछ ने लोकल बॉक्स ऑफिस पर मजबूती दिखाई। लेकिन बदलाव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, पूरा इकोसिस्टम बदल रहा था। असमिया सिनेमा का सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक पल, क्योंकि जो कभी अपनी आवाज से पूरी इंडस्ट्री को झुका देने वाला था, वही जुबीन गर्ग आज अपनी आखिरी धुन के साथ फिर एक बार बड़े पर्दे पर अमर हो गए हैं। उनकी आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले ने न सिर्फ दिलों को जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। डिजिटल फिल्म मेकिंग ने लागत कम कर दी, जिससे यंग क्रिएटर्स अब बिना बड़े बजट के भी फिल्म बना सकते थे। यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म्स ने डिस्ट्रीब्यूशन के नए रास्ते खोले, जिससे पहले सीमित थिएटर्स तक सीमित रहने वाली असमिया फिल्में अब इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचने लगी। यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। रीमा दास की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर कहानी दमदार हो तो भाषा की कोई सीमा नहीं होती। असमिया सिनेमा अब सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए कंटेंट तैयार कर रहा है। स्टार्स की बात करें तो कमर्शियल स्पेस में रवि शर्मा और जतिन बोरा अब भी मजबूत मौजूदगी रखते हैं, जबकि जुबीन गर्ग एक मल्टी टैलेंटेड आइकन बन चुके हैं, सिंगर, एक्टर और कंपोजर के रूप में। नई पीढ़ी में भानिता दास जैसे चेहरों ने इंटरनेशनल पहचान बनाई, जबकि वर्षा रानी बिशाया जैसे एक्टर्स ने रीजनल ऑडियंस के बीच अपनी मजबूत पहचान कायम रखी। डायरेक्टर्स की बात करें तो रीमा दास और भास्कर हजारिका ने असमिया सिनेमा को ग्लोबल मैप पर लाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि जानहू बरुआ जैसे दिग्गजों का प्रभाव आज भी स्टोरी टेलिंग में नजर आता है। हालांकि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आज भी असमिया सिनेमा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित स्क्रीन, कम बजट, कमजोर मार्केटिंग और ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा जो अब भी बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की तरफ झुका हुआ है। लेकिन एक चीज जो अब बदल चुकी है वो है आत्मविश्वास। आज असमिया फिल्म मेकर्स को अपनी कहानियों की ताकत पर भरोसा है। उन्हें किसी दूसरी इंडस्ट्री को कॉपी करने की जरूरत नहीं लगती। OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी इस बदलाव को और तेज किया है, जहां रीजनल कंटेंट को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर नई पहचान मिल रही है। यही वजह है कि असमिया सिनेमा का भविष्य पहले से ज्यादा मजबूत और संभावनाओं से भरा हुआ नजर आता है। 2026 में अगर असमिया सिनेमा को देखा जाए तो ये अब सिर्फ एक संघर्ष करती हुई रीजनल इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एक विकसित होता हुआ इकोसिस्टम है, जहां कमर्शियल सिनेमा भी मौजूद है, आर्ट हाउस भी, लोकल कनेक्ट भी है और ग्लोबल रीच भी। सबसे खास बात यह है कि ये इंडस्ट्री अब अपनी पहचान खोजने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि अपनी पहचान को गर्व के साथ दुनिया के सामने पेश कर रही है। जॉय मोटी से शुरू हुआ यह सफर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से भविष्य और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या असमिया सिनेमा आने वाले समय में एक मजबूत पैन इंडिया पहचान बना पाएगा, या फिर स्ट्रगल का ये चक्र दोबारा दोहराया जाएगा? देखो, हर इंडस्ट्री का एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग उसका फ्यूचर होता है। और अगर असमिया सिनेमा के फ्यूचर की बात करें तो ये आज अपने सबसे क्रूशल फेज में खड़ा है। 2026 में ये इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। या तो ये अपनी करंट ग्रोथ को कई गुना बढ़ाएगी, या फिर एक बार फिर पुराने स्ट्रगल के साइकिल में फंस जाएगी। फर्क बस इतना है कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। अब असमिया सिनेमा के पास सिर्फ पैशन नहीं, बल्कि पावरफुल टूल्स भी हैं। डिजिटल फिल्म मेकिंग, OTT
OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग ने पूरे गेम को बदल दिया है। आज एक फिल्म मेकर को बड़े स्टूडियो या भारी बजट की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास एक दमदार कहानी है तो वो अपनी फिल्म को सीधे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। यही वजह है कि आने वाले सालों में इस इंडस्ट्री में एक नई वेव देखने को मिल सकती है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो फ्यूचर को शेप दे सकते हैं। रीमा दास अपने अगले इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जो एक बार फिर रूरल असम की जड़ों से जुड़ी कहानी को दुनिया के सामने पेश करेगा। उनसे उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि वो पहले ही ये साबित कर चुकी हैं कि वो वर्ल्ड क्लास सिनेमा बना सकती हैं। वही भास्कर हजारिका भी एक नए डार्क थीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आमिस जैसी फिल्म के बाद ये साफ है कि वो ऑडियंस को कुछ अलग, बोल्ड और अनकंफर्टेबल जोन में ले जाने वाले हैं। कमर्शियल स्पेस में जुबीन गर्ग का एक लार्ज स्केल म्यूजिकल ड्रामा प्रोजेक्ट भी चर्चा में है, जो इमोशनल और एंटरटेनमेंट दोनों लेवल पर कनेक्ट कर सकता है। अगर इसका एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये असमिया सिनेमा के लिए अगला बड़ा बॉक्स ऑफिस मोमेंट बन सकता है। इसके अलावा एक नई जनरेशन भी उभर रही है जो यूट्यूब, शॉर्ट फिल्म्स और इंडी सर्किट से निकलकर फीचर फिल्मों की तरफ बढ़ रही है। ये जनरेशन फियरलेस है, एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती और शायद यही इसे सबसे ज्यादा खास बनाता है। हालांकि सिर्फ फिल्म मेकर्स और प्रोजेक्ट्स ही फ्यूचर तय नहीं करते, ऑडियंस भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। आज असमिया ऑडियंस धीरे धीरे अपनी भाषा की फिल्मों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर ये सपोर्ट लगातार बढ़ता है तो इंडस्ट्री का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल सकता है। मल्टीप्लेक्स का विस्तार, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन और मजबूत गवर्नमेंट सपोर्ट, ये तीन फैक्टर्स अगर सही डायरेक्शन में काम करें तो असमिया सिनेमा को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एक और बड़ा फैक्टर है पैन इंडिया रीच। साउथ इंडियन फिल्मों ने यह साबित कर दिया है कि भाषा अब बैरियर नहीं रही। अगर असमिया सिनेमा अपनी रूटेड स्टोरीज को यूनिवर्सल इमोशंस के साथ पेश करता है तो वो भी नेशनल लेवल पर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सोचिए, एक ऐसी फिल्म जो असम की मिट्टी से जुड़ी हो लेकिन जिसकी कहानी पूरे इंडिया को अपनी लगे, वही होगा असमिया सिनेमा का असली ब्रेक थ्रू। और कैसे साउथ की तरह इंडियन सिनेमा की बाकी इंडस्ट्री भी पैन इंडिया मार्केट में अपना स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ी कर सकती है, उसके ऊपर पूरा केस स्टडी वीडियो आने वाला है। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो करके रख लो यार। अब तक ये इंडस्ट्री सर्वाइव करती आई है, लेकिन आने वाले समय में ये डोमिनेट भी कर सकती है। जरूरत है सही कंटेंट, सही सपोर्ट और सही टाइमिंग की। जॉय मोटी से शुरू हुई ये जर्नी स्ट्रगल, फेलियर, कमबैक और री इन्वेंशन से गुजरते हुए आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां से कुछ भी मुमकिन है। अब सवाल ये नहीं है कि असमिया सिनेमा सर्वाइव करेगा या नहीं, असली सवाल ये है क्या ये इंडस्ट्री अपनी कहानी पूरी दुनिया को सुना पाएगी। एंड इसका जवाब तो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन शायद इसका आंसर आने वाले कुछ सालों में हमें मिल जाएगा। सो गाइज, ये था आज का हमारा ये डेडिकेटेड वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट करना तो कंपलसरी है, कमेंट तो करके ही जाना। रही बात ओडिशा ऑडियंस की, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में आपके लिए एक सवाल है, तो जवाब देकर जरूर जाना। तो वो सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। समझ नहीं आया क्या? चलो मैं बोल कर ही बता देता हूँ। देखो, हम नेक्स्ट ओडिया स्टार के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप सबसे पहले किस स्टार पर वीडियो देखना चाहोगे। वैसे ये वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।